आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन पर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम बच्चों को कबीलाई शिक्षा नहीं देना चाहते, तो विपक्ष का कहना है कि कौन क्या शिक्षा ग्रहण करे ये तय करना सरकार का काम नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर बच्चे को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसा बोर्ड के तहत कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता है। हम बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई या कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए मदरसा बोर्ड को समाप्त किया गया है। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है, तो उनको समाप्त किया है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार इसके पीछे की मंशा स्पष्ट करे। सरकार बताए कि जिनके हित की बात कही जा रही है, क्या उनसे कोई राय ली गई है? कौन कैसी शिक्षा ले, ये तय करने का अधिकार सरकार को नहीं है। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मानता हूं कि प्रदेश में जब कोई भी नियम बनता है, नियम स्थापित होता है, तो उसके पीछे उसके कारण भी दिखाए जाते हैं कि इस नियम को बनाने के पीछे क्या कारण थे, क्या आवश्यकता थी। सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए। नंबर 2, जिन लोगों के हित में ये नया मैकेनिज्म तैयार किया गया है, क्या उन लोगों की सरकार ने राय ली? सरकार ये नहीं कह सकती कि किसको क्या पढ़ाई करनी है। अगर सरकार इस प्रकार से किसी को धार्मिक पढ़ाई करने में अगर रोक लगाना चाहती है, तो एक दिन ये रोक सभी धर्मों पर लगा सकती है ये सरकार। बहरहाल 1 अगस्त से मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करना शुरू कर देगा। सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थान अब इसी प्राधिकरण के तहत संबद्ध होंगे और प्राधिकरण उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होगा। यूसीसी लागू करने के साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास और स्किल्ड युवाओं को फॉरवर्ड लिंकेज से जोड़ने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में इस बात पर गंभीर चर्चा हुई कि राज्य में आईटीआई संस्थानों और प्रशिक्षित युवाओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन प्लेसमेंट और संतोषजनक वेतन अब भी चुनौती बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक और प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री और कारपेंटर जैसे दैनिक जरूरत के कामों के लिए कुशल श्रमिक नहीं मिल पा रहे। दूसरी तरफ आईटीआई से प्रशिक्षित हजारों युवा नौकरी की प्रतीक्षा में हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए मुख्यमंत्री ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और संबंधित सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश जारी किए हैं। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और इस दौरान सीएम धामी ने शानदार बजट के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। सीएम धामी ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के लिए भी बजट में बहुत कुछ खास है। पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए बजट पर फोकस किया गया है। जहां विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को और सशक्त बनाएगा। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से दीर्घकालीन सतत विकास की नींव मजबूत होगी। बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आधारित शासन की स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है। उत्तराखंड को समावेशी विकास का सीधा लाभ मिलने वाला है। पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से इस बजट में लाभ का प्रावधान किया गया है। गांव, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है।
अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है। इस डील से दोनों देशों में बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे, देश के उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा, बड़ा बाजार मिलेगा। उन्होंने इस डील को दोनों देशों के हित में बताते हुए कहा कि विकसित भारत की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। भारत और अमेरिका दोनों ही इस समय दुनिया की आर्थिक रूप से बड़ी महाशक्ति हैं। भारत भी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका भी है। तो दोनों के इस प्रकार के समझौतों से जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी के बीच में, दोनों के बीच में हुआ है, उसके कारण से बहुत सारे अवसर हमारे पैदा होंगे और दुनिया की दोनों बड़ी डेमोक्रेसी भी हैं। आदान प्रदान होगा और 50% से सीधे 18% टैरिफ पर जो लाया गया है, इससे निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे जो उत्पाद आज इंडिया के देश के अंदर बनते हैं, उन सभी को एक बड़ा बाजार मिलेगा। रुड़की में प्रदेश कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 16 फरवरी को होने वाले लोक भवन घेराव को लेकर प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में देहरादून पहुंचने का आह्वान किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि लोक भवन घेराव का मुख्य मकसद प्रदेश सरकार की विफलताओं को उजागर करना है। कि 16 फरवरी को राज्यपाल आवास घेराव होना है, तो आज मैं रुड़की में कांग्रेस के साथियों से रूबरू होने यहाँ पर आया हूँ और जिस तरीके से कांग्रेस के साथियों ने 16 फरवरी के कूच में भाग लेने की बात कही है, निश्चित रूप से मैं उससे उत्साहित हूँ। पौड़ी के चरण गांव में भालू ने एक युवक पर हमला कर दिया। भालू युवक को झाड़ियों की ओर खींच कर ले गया, लेकिन आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाने पर वो मौके से भाग गया। इस हमले में घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। लोगों का कहना है कि गुलदार का आतंक पहले से ही था, अब भालू भी हमला कर रहे हैं। हमने ट्रीटमेंट भी दिया और मेडिकल भी हमने नोट डाउन कर लिया। वैसे कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं है, पेशेंट ठीक है और इंजरीज हमारे देखे से तो अभी सिंपल ही हैं, बाकी एडमिट कर लिया है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के आसपास चल रहे पहाड़ियों के ट्रीटमेंट के काम का विदेशी भू वैज्ञानिकों की टीम ने निरीक्षण किया है। उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र और वर्ल्ड बैंक के द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत विशेषज्ञों ने हरिद्वार की मनसा देवी पहाड़ियों का दौरा किया। 2 फरवरी से देहरादून में शुरू हुए इस एक साप्ताहिक कार्यक्रम में भारत, नेपाल और भूटान के भू विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। विजिट के दौरान टीम ने मनसा देवी पहाड़ी पर चल रहे वैज्ञानिक जांच कार्यों जैसे कि भू डिजाइन, ड्रिलिंग और जियोफिजिकल मैपिंग को नजदीक से देखा। शहरों की चकाचौंध ने न सिर्फ पहाड़ों को खाली किया है, बल्कि पहाड़ के जनमानस में रची बसी पारंपरिक वस्तुएं भी दूर हो गईं। लेकिन अल्मोड़ा के गांव में एक ऐसा संग्रहालय तैयार किया गया जहां पर बीते दौर की यादें सहेजी गई हैं। आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा के ऊंचा वाहन गांव के प्रधान ने अपने गांव में यादों का एक अनोखा संग्रहालय तैयार किया है। यहाँ वो हर वस्तु मौजूद है जिसका सीधा वास्ता हमारे पूर्वजों और पहाड़ के पारंपरिक जीवन से रहा है। दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, सिस्टम से आउट हो चुके बर्तन, घड़ियां, ढाल तलवार, लैंप, सब कुछ यहाँ सहेज कर रखा गया है। साथ ही तौले, बंड, ठेकी, डोलची और पुराने जमाने के सिक्के भी संग्रहालय की शान हैं। इतना ही नहीं, सीडी, वीसीआर से लेकर किताबों और उपन्यासों तक पहाड़ों में इस्तेमाल होने वाली तमाम वस्तुओं का यहाँ संग्रह किया गया है। कोशिश है मेरी, मैं लगा रहता हूँ। अब जैसे बढ़ेगा जैसे दिखेगा, प्रचार प्रसार होगा। अब मैं तो कई बार अपने विधायक जी से भी और लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि हमें जो है कहीं जगह मुहैया करा करके इसको विकसित करूँ और अपने लोगों को ये चीज़ें दिखाऊं
और जो खास करके जो हमारे बच्चे प्रदेश में हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली से बाहर हैं, वो जब आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। दरअसल दिल्ली में नौकरी छोड़कर शंकर सिंह अपने गांव लौटे और प्रधान बने। गांव के पास मौजूद एक ऐसा पत्थर जो हाथ से थाली की तरह बजता था, उसे उन्होंने पर्यटन से जोड़ा। जब गांव में लोगों का आना जाना बढ़ा तो विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी पहाड़ी विरासत को सहेजने के लिए उन्होंने इस संग्रहालय की नींव रखी। हालांकि शुरुआत में लोगों ने ताने भी दिए, लेकिन शंकर सिंह का हौसला बुलंद रहा। अब वो इस धरोहर को बचाने के लिए सरकारी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं यहाँ आने वाले विजिटर भी इसे देश दुनिया तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। हम लोग भी प्रेरणा लेंगे, सरकार को भी अपना पूरा फोकस करके उस पर ध्यान देना चाहिए और उनको बड़े मंच प्रोवाइड करवाने चाहिए कि कहीं ना कहीं एक बेनिफिट और क्षेत्र को पर्यटकों को भी यहाँ बढ़ावा मिलेगा उससे। बहरहाल पहाड़ों की यादों को सहेजता ये संग्रहालय बीते दौर की कहानी बयां कर रहा है। जरूरत है तो बस इतनी कि इस विरासत को दुनिया के सामने सही मंच मिल सके। ऊंचा वाहन के शंकर सिंह बिष्ट की ये परिकल्पना न सिर्फ अपने यादों से जोड़ रही है, बल्कि पुराने जमाने की चीजों को धरोहर के रूप में संजो के भी रखा है। हालांकि जरूरत है सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करे ताकि ये जो हमारी पुरानी पीढ़ी में चलते हुए आ रहे बर्तन हैं या तमाम चीजें हैं, उनका महत्व आगे भी बताया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, ऊंचा वाहन, अल्मोड़ा। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रुड़की में शोभा यात्रा के दौरान खूनी संघर्ष के बाद बिनारसी गांव में सूना पड़ा हुआ है। मामले में दोनों पक्षों के 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। विकासनगर के ढालीपुर क्षेत्र में चोरों ने दुकानदार की पिटाई कर उसकी दुकान का सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने जल्द चोरों को पकड़ने का दावा भी किया है। नैनीताल के भूमियाधार के पास एक शख्स का शव खून से लथपथ मिला है। मृतक की पहचान इंद्र कुमार के रूप में हुई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाया है। साथ ही एसएसपी दफ्तर का घेराव भी किया है। अल्मोड़ा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका। अल्पसंख्यकों पर की गई कथित टिप्पणी का विरोध किया। हरिद्वार में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पर गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए हैं। पिथौरागढ़ नगर निगम ने खिलाड़ियों के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि देव सिंह मैदान का विस्तारीकरण किया जा रहा है। बागेश्वर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। सनातन संस्कृति के संरक्षण, सामाजिक समरसता बनाए रखने का आह्वान। अल्मोड़ा में नैनीताल बैंक के सहयोग से स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें अलग अलग टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहाड़ में सड़क हादसों को रोकने और घायलों को तत्काल इलाज कैसे मिले, इसके लिए भवाली में ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली इस समय बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है, पूरी तरह गुलजार है। विंटर कार्निवाल और नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के मद्देनजर यहां पर पर्यटकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ताजा बर्फबारी के बाद औली इन दिनों सैलानियों से खचाखच भरा हुआ है। 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ के बीच पर्यटक मस्ती करते नजर आते हैं। मौसम का खुशनुमा मिजाज और एशिया की प्रसिद्ध चेयर कार का रोमांच सफर दोनों ही देश विदेश से आए पर्यटकों को औली की ओर खींच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि औली की खूबसूरती और यहाँ के लोगों का व्यवहार वाकई बेमिसाल है। टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है। हम लोग आज ही आए हैं फर्स्ट टाइम औली में, और इतना ब्यूटीफुल व्यू है, इतना स्नो है यहाँ पे। आप आ सकते हैं अपनी फैमिली, बच्चे सबके साथ। सब अरेंजमेंट्स है, स्नो सूट्स भी मिल रहे हैं पहनने के लिए, गम बूट्स, हर चीज अवेलेबल है, खाने पीने से लेकर। हमने ओली पे ऊपर गए, ट्रॉली से गए, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था हम दोनों का और पूरे परिवार का। हमारे बच्चे इतने खुश हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकते। और सच में मैं लोगों को बोलूँगा इधर आए, बहुत यहाँ के लोग बहुत भले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बर्फबारी ने जहां पर्यटकों के कदम औली की ओर बढ़ाए, वहीं स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं।
हालांकि पार्किंग जैसी कुछ बुनियादी सुविधाओं की कमी अभी भी बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद पर्यटकों के जोश में कोई कमी नहीं है। बीते दिनों बर्फबारी के बाद से लगातार सैलानी औली का रुख कर रहे हैं। 30 जनवरी को जब यहाँ पर पहली बार बर्फ पड़ी, उसके बाद से लगातार टूरिस्टों में औली के प्रति रुझान अच्छा है। टूरिस्ट औली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और पर्यटकों की संख्या इस बीच में लगातार बढ़ती भी रही है। हाँ, लेकिन इसमें ये जरूर है जिस प्रकार से पर्यटक यहाँ पर बढ़ रहे हैं, पार्किंग का थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम टूरिस्टों को फेस करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में औली की ये रौनक और बढ़ेगी, क्योंकि 12 से 16 फरवरी तक यहाँ नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल का भव्य आयोजन होना है। तैयारियों ने पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना दिया है। न्यूज 18 के लिए औली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।